Analysis. चैप्टर इक्विलिब्रियम, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट्स, फर्स्ट पार्ट। तो टोटल आपके पास 4 टाइप के सोल्ट है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक एसिड, वीक बेस। तो टोटल 4 टाइप ऑफ द सोल्ट्स आर अवेलेबल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से लेकर वीक एसिड वीक बेस तक। अब अगली जो कहानी है उसमें समझना क्या है कि इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, हाइड्रोलाइसिस का टाइप, दूसरा फाइनल नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तीसरा फॉर्मूला ऑफ KH, नेक्स्ट KH KA KB के बीच का रिलेशन, और इससे भी फाइनलाइज है आपके पास pH का फॉर्मूला। तो मूव करते हैं नेक्स्ट कि अगर मेरे पास कोई सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई सोल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मेरे पास कोई सोल्ट है, तो उसको कैसे हम लोगों ने वर्किंग करना है। नंबर 1, सबसे पहली बात, जितने भी इस सोल्ट्स के अंदर कैटेगरीज हैं उनमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है जिनका अल्फा अप्रोक्सीमेट 1 है। लेकिन कुछ ऐसे सोल्ट्स भी होंगे, क्लियर ना, कुछ ऐसे सोल्ट्स भी होंगे हेलो, कुछ ऐसे सोल्ट्स भी होने वाले हैं जैसे कि आपके पास जिसका एनायनिक पार्ट बहुत लार्ज है। जब एनायनिक पार्ट बहुत लार्ज होएगा, हैवी होएगा, तो उसकी मोबिलिटी इतनी सुपर डाउन चली जाएगी कि वो एक सोल्ट होकर भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में जाने वाला है। सारा गेम मोबिलिटी का ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अकॉर्डिंगली। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो वो मोस्टली आपको आयोनाइज फॉर्म, जिसका नाम, जिसको आप बोल ही रहे हो कि अल्फा 1 है, तो उसने मिलना ही किस फॉर्म में आपको, आयोनाइज्ड फॉर्म में। तो आपने सबसे पहले NaCl वाटर लिखा, इसने अपने आप को 100% आयोनाइज करके NaOH H और Cl बना दिया। सेम टाइप के आयंस का कैंसलेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में से हो जाएगा। इधर का Na के साथ, इसका Cl इसके Cl के साथ, ये वाटर जो है ये HOH बनाएगा। तो रिजल्टेंट इक्वेशन आपके पास क्या आ गई है, H2O H प्लस OH माइनस। तो कुल मिलाकर इस पूरे फाइनल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड में ना तो कोई एनायन बचा, ना कोई केटायन बचा, ना कोई एनायन बचा, ना कोई केटायन बचा। इसीलिए आप कह सकते हो कि इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है और इसकी pH क्या है, 7 है। और कुल मिलाकर जब भी पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ऐसे सोल्ट्स बताओ आउट ऑफ द 4 जिनका कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, जिसका कोई भी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है, तो आप चार ऑप्शन देखकर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कोई भी सोल्ट उठा सकते हो। ठीक है जी। और रिजल्टेंट नेचर कैसा होगा, तो रिजल्टेंट नेचर में आप लोगों ने फाइनल आंसर देना है। इसका pH 7 है, सो ये न्यूट्रल नेचर का ही होने वाला है। इसका नेचर जो है फाइनल न्यूट्रल ही होएगा। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट टास्क है आपके पास सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, सोल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो इसके सबसे पहले एग्जांपल सेट कर लें। NH4Cl, NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4NO3, NH4ClO4। अब जब आप नजर मारोगे इसके एनायनिक पार्ट पे, उसको देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड HNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4, स्ट्रॉन्ग एसिड HI। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब आपने इसकी इक्वेशन लिखी। जब आप इसकी इक्वेशन लिख रहे हो, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं और सोल्ट है वो आपको 99% स्ट्रॉन्ग बिहेवियर के मिलेंगे। तो उसको आपने फुली आयोनाइज करके लिख दिया, तो होएगा क्या, इधर प्रोडक्ट साइड में जो वीक है वो लीस्ट आयोनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है, और जो स्ट्रॉन्ग है वो फुली आयोनाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है। क्लियर ना। अब आपको देखना क्या है, सेम आयन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे जैसा कि पीछे हुआ था। तो रिजल्टेंट इक्वेशन में आपके पास बच गया अमोनियम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड H+। इसको देखकर आपने फाइनल आंसर क्या देना है, कि इसका नेचर कैसा है। वो तो H+ देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड देखा, तो आपने एसिडिक बोलना ही था। आपने प्रोडक्ट साइड में H+ देखा, स्ट्रॉन्ग एसिड देखा,
तो उसको देखकर आपने 101% एक बात तो करनी थी, क्या, कि एसिडिक नेचर का है। दूसरा, रिएक्टेंट साइड में कौन पड़ा हुआ है, केटायन, तो आपने इसका नाम दे दिया केटायनिक हाइड्रोलाइसिस, केटायनिक हाइड्रोलाइसिस। और इसका सिंपल सा ट्रिक ये भी बन गया है कि रिएक्टेंट साइड में अगर केटायन है तो प्रोडक्ट साइड में भी H+ ही है, दोनों साइड प्लस प्लस है। तो जब आपको दिमाग में पता चल गया एसिडिक तो पक्का H+ की वजह से होएगा। अगर आपको किसी ने कह दिया कि एसिडिक है तो पक्का H+ की वजह से होएगा, और जब H+ की वजह से होएगा तो रिएक्टेंट साइड में भी कोई ना कोई केटायन ही पड़ा हुआ है। लो जी, इसके बाद है फॉर्मूला ऑफ KH। तो फॉर्मूला ऑफ KH पे डायरेक्ट आप फॉर्मूला देख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो इसी से हिट करने हैं। तो ये वाले फॉर्मूले को आप देख सकते हो, KH इज इक्वल टू H² C 1 माइनस H, KH इज इक्वल टू H² C 1 माइनस H। उसके बाद डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन पे जाने की नीड नहीं है, सीधा KH इज इक्वल टू KW, KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB। और इस पर जो क्वेश्चंस बुक में पूछे जाएंगे या किसी भी पेपर में पूछे जाएंगे वो एक ही टारगेट होएगा, KB गिवन होएगा, KB गिवन होएगा और H पूछा होएगा। तो जब KB गिवन हो तो उससे सबसे पहले KH निकाल लो, और जब H पूछा है तो H को हम क्या बोल रहे हैं, पीछे 2-3 पेज आपने पढ़ लिए होंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो H मेरे पास कौन है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो मेरे को KB गिवन है, मैं सबसे पहले KH निकालूंगा, और पीछे जो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, KH इज इक्वल टू H² C अपॉन 1 माइनस H, इधर से KH इज इक्वल टू H² C 1 माइनस KH को कनेक्ट करना है KW अपॉन KB से। तो KW अपॉन KB से KH निकला, उससे H निकलेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस एज वेल एज KH का कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ KB आप आराम से कर सकते हो। अब इसकी पीएच का भी फॉर्मूले की डेरिवेशन की नीड आपको है नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूला सीखा जा सकता है। पीएच इज इक्वल टू 7, क्योंकि मैंने बार बार आपसे कहना है क्या, कि अगर ये आपके पास स्ट्रोंग एसिड वीक बेस है, अगर ये आपके पास स्ट्रोंग एसिड वीक बेस है तो पक्का पीएच 7 से कम है, और जिसकी पीएच 7 से कम है तो 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C, 7 माइनस सब कुछ 7 में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो पीएच 7 से क्या हो गई, कम हो गई है। सब कुछ 7 में से कम होने की वजह से पीएच जो है वो 7 से कम हो गई है। तो इन 3-4-5 क्वेश्चंस का कलेक्शन, इन 3-4-5 क्वेश्चन का कलेक्शन, पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आएगा कि टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या है, केटायनिक, नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक, फॉर्मूला ऑफ KH क्या है, H² C अपॉन 1 माइनस H, रिलेशन क्या है, KW इज इक्वल टू KH इज इक्वल टू KW अपॉन KB, और फॉर्मूला ऑफ पीएच अभी मैंने आपको दिखाया 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ log C। चलो जी, अगला और तीसरा मेरे पास जो सोल्ट है वह स्ट्रोंग बेस वीक एसिड, सब कुछ उल्टा उसके लिए रख दो। पहली बात, इसके एग्जांपल्स सोडियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, K2CO3, Na2CO3। इसके एनाइनिक पार्ट पे नजर मारो, एनाइनिक पार्ट पे नजर मारो। इसका एनाइनिक पार्ट जिससे बना हुआ है वो सारे वीक एसिड से बने हुए हैं, एसिटिक एसिड, HCN, H2CO3 एटसेट्रा। अब उसका उल्टा बोलो तो एनाइनिक हाइड्रोलाइसिस, उसका उल्टा बोलो तो बेसिक नेचर, उसका KH कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसका KH KW अपॉन KB की जगह पे KA कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वहां वीक बेस था, यहाँ वीक एसिड है। क्लियर? अब अगर आप इसके अंदर फॉर्मूला पीएच पे जाना चाहते हो तो पीएच इज इक्वल टू, वहां पीएच 7 से कम था, नाउ द पीएच इज ग्रेटर देन 7। ओके, सो सब कुछ ऐड हो जाएगा, 7 प्लस हाफ PKA प्लस हाफ log C। तो कुल मिलाकर इन 5-6 जो भी यहाँ डिस्कशन कर रखे हैं और पीछे वाला डिस्कशन जो था, वैसे इन सबको मैंने कलेक्टिवली एक जगह पे इकट्ठा किया हुआ है, ये सब इकट्ठा किया हुआ है। और ये टेबल ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल, टाइप ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस तो हो ही नहीं रहा, पीएच 7, फॉर्मूला ऑफ KH नो कोई बन ही नहीं रहा, पीएच न्यूट्रल है, 7 है,
कोई फॉर्मूला तो बन ही नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग एसिड कैटाइनिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक नेचर, H2C/1 - KW/KB, 7 में से सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, तो पक्का स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से फाइनल नेचर बेसिक होएगा। और आपके पास बेसिक मतलब प्रोडक्ट साइड में OH बचा हुआ है, OH, तो पक्का ये एनायनिक हाइड्रोलाइसिस है। फॉर्मूला ऑफ KH कॉपी पेस्ट है, KW/KB या KW/KA है, वहां 7 में से सब सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पीएच के फॉर्मूले में 7 में सब ऐड हो रहा है। और वीक एसिड वीक बेस लेके चले हम, ये आपके पास वीक एसिड वीक बेस का केस बनेगा। अब दोनों पार्ट देखना है इसके कैटायन एनायन, एक एसिटिक एसिड से बना हुआ है, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है। यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2CO3 से बना हुआ है, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड HCN से बना हुआ है। क्लियर ना? तो इसमें दोनों पार्ट बचे हुए, दोनों वीक वीक के पार्ट है, दोनों वीक वीक के काउंटर पार्ट है। अगर किसी वीक वीक के काउंटर पार्ट है, अगर किसी वीक वीक के काउंटर पार्ट हैं, अगर किसी वीक वीक के काउंटर पार्ट है, तो गारंटीड यहाँ कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होने वाला है। उसको चेक करने के लिए बच्चों के लिए मैंने इसको लिख दिया। मैंने फिर एक लाइन बोलनी है बार बार कि अगर कोई भी सोल्ट है दैट इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके बाद ये अपने आप को आयोनाइज करके बैठा है, लेकिन जो इसके प्रोडक्ट बने ना वो तो वीक एसिड वीक बेस थे, वो तो वीक एसिड वीक बेस थे, तो उनका तो आयोनाइजेशन हुआ नहीं, या हुआ तो बहुत कम हुआ। तो जो प्रोडक्ट साइड के सिमिलर स्पीसीज थी वो रिएक्टेंट साइड की सिमिलर स्पीसीज से, जो प्रोडक्ट साइड की सिमिलर स्पीसीज थी रिएक्टेंट साइड के, वो कैंसलेशन में चली गई। अब जब वो कैंसलेशन में गई तो आपके पास दोनों के दोनों स्पीसीज रिएक्टेंट साइड में बच गई। दैट्स व्हाई नोन एज द कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलाइसिस। जबकि सेकंड नंबर वाला कैटायनिक था, थर्ड नंबर वाला एनायनिक था, ये दोनों है कैटायनिक एनायनिक। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछता है आउट ऑफ द फोर विच salt will participate in the both type of hydrolysis cationic anionic, then your answer should be weak acid weak base। चलो जी, इसका नेचर कैसा है डिपेंड करता है कि KKB की वैल्यू कैसी है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो पक्का गारंटीड न्यूट्रल है, लेकिन वीक एसिड वीक बेस है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं ले पाएगा कि न्यूट्रल है। हाँ, अगर KKB बराबर है, अगर KKB बराबर है तो न्यूट्रल है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड, इन दोनों के Ka जनरली बच्चों को याद हो जाते हैं जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे होते हैं क्लास में बैठकर। क्लियर? तो दोनों के दोनों का KKB बराबर है, तो अगर इससे बना हुआ ये वाला सोल्ट हो, एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ ये वाला सोल्ट हो, क्लियर, तो दोनों का KKB बराबर होने की वजह से ये सॉल्यूशन नेचर वाइज न्यूट्रल होएगा। हाँ, अगर Ka ज्यादा तो एसिडिक होएगा, बेस ज्यादा मतलब Kb ज्यादा तो बेसिक होएगा। फिर डेरिवेशंस की नीड थी नहीं, तो सीधा सीधा मैं यहां पहुंच गया हूं डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस पे। चलो इसका डेरिवेशन देख लो, क्योंकि एक दो बातें इसकी इंपॉर्टेंट बनती हैं। ये मेरे पास हाइड्रोलाइसिस की नेट इक्वेशन है, एसीटेट अमोनियम और इससे बने हुए एसिटिक एसिड NH4OH। लो जी, 1 0 1 1 0 0, फिर 1 - HC 1 - HC HCHC, फिर मैंने KH के फॉर्मूले में लिखा। जब KH के फॉर्मूले में लिखा तो मुझे पिछली सुपर ट्रिक याद आ गई, हो सकता है आपको भी याद आ गई हो, आई डोंट नो। प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में सेम नंबर ऑफ स्पीसीज हो, सेम नंबर ऑफ एटम्स हो, सेम नंबर ऑफ आयंस हो, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, तो वहां डेल्टा N 0 वो कॉन्सेंट्रेशन से, वॉल्यूम से, प्रेशर से फ्री हो जाता है। तो हमारा यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हमारा यहाँ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी प्रेशर से, वॉल्यूम से, कॉन्सेंट्रेशन से फ्री हो चुका है। कब? जब हमारे पास वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। लो जी, रिलेशन निकालना है KH का किसके साथ, अब तो दोनों ही वीक है, तो KH = KW/KB। यहाँ कुछ बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्टनेस दिखाते हैं। क्या स्मार्टनेस दिखाते हैं? कहते सर Ka × KB = KW होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो कहते ये दोनों कैंसिल करो, छुट्टी पाओ, KH1 आ गया। मैंने कहा आपने लाइन तो ठीक बोली है लेकिन इनकम्प्लीट बोली है। फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस, फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस Ka × KB = क्या होएगा? KW। फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस
के ए इंटू के बी इज इक्वल टू क्या होएगा के डब्ल्यू। लेकिन यहाँ तुम्हारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस थोड़ी है, वन इज एसिडिक एसिड, सेकंड इज NH4OH, तो दैट्स वाई यहाँ कैंसलेशन के कोई चांस नहीं बनते हैं। ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। अब पूरे मैं 90 सेकंड्स तक चुप हूं, जल्दी से इसका रिवीजन कर लो। यस सर। चलो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द बफर। बफर क्या हुआ? सॉल्यूशंस विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, वो सॉल्यूशंस जो अपने पीएच में चेंज को रजिस्ट करते हैं उनको बोल देते हैं आप लोग बफर्स। आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड बेस, ऐसे नहीं आपने 2 लीटर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड बेस से जो अपनी पीएच को चेंज होने से रोकें उनको आप लोगों ने बफर्स कहना शुरू कर दिया। अब बफर की जब डेफिनेशन दिमाग में आ जाए तो जरूरी है, वैसे तो क्वेश्चन मेडिकल का इतना ही होता है, आउट ऑफ द 4 आइडेंटिफाई द बफर, बस इतना ही क्वेश्चन होता है। फिर भी सुन लो, अगर मेरे पास क्लासिफिकेशन करने को मिल गया तो एक होएगा सिंपल बफर, दूसरा होएगा मिक्स बफर। और जो सिंपल बफर है, अभी जिसको थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट, तो जो वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है वो ऑलवेज एक सिंपल टाइप के बफर का काम करेगा। अगर आप मिक्स बफर की बात कर रहे हैं, अगर आप मिक्स बफर की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 कैटेगरीज हैं, एक एसिडिक बफर, दूसरा बेसिक बफर। वापस सुन लो, मैं सबसे पहले बफर की डेफिनेशन दे रहा हूं, सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड बेस। लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड बेस डालने से जो अपने पीएच में चेंज ना आने दें, क्लियर, या इनसिग्निफिकेंट चेंज आने दें, हल्का फुल्का चेंज आने दें, आना चाहिए 1 का चेंज आ रहा है 0.1 का चेंज, तो उनको आप लोग क्या बोल सकते हो? बफर्स। तो बफर्स की 2 कैटेगरीज हैं, पहली सिंपल बफर, दूसरा मिक्स्ड बफर। जो सिंपल बफर है ये क्या हुआ? ये जो सिंपल बफर है ये क्या हुआ? ये सोल्ट है, किसका? अभी जो पढ़ा था, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है, वीक एसिड वीक बेस का सोल्ट है। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं किसके बारे में, मिक्स बफर, तो मिक्स बफर की 2 कैटेगरीज है, मिक्स्ड बफर की 2 कैटेगरीज है, पहली एसिडिक बफर, दूसरा आपके पास क्या बनेगा? बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर किससे बनता है भाई? एसिडिक बफर वीक, एसिडिक बफर, एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड, एसिडिक बफर बनता है वीक एसिड, और इसी वीक एसिड का स्ट्रोंग बेस के साथ सोल्ट। एग्जांपल दो, सुन लो, वीक एसिड कौन हुआ? एसिडिक एसिड, इसी वीक एसिड का, एसिडिक एसिड का स्ट्रोंग बेस के साथ सोल्ट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये बफर है? अभी थोड़ी देर में बफर मैकेनिज्म, हाउ द बफर एक्ट्स एज बफर, हाउ द बफर एक्ट्स एज बफर, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर कोई बेसिक बफर के बारे में बात करें तो उल्टा बोलो, क्या? वहां वीक एसिड, यहाँ वीक बेस, वहां उसी वीक एसिड का स्ट्रोंग बेस के साथ सोल्ट है, यहाँ इसी वीक बेस का स्ट्रोंग एसिड के साथ में सोल्ट है। क्लियर? एक बार जल्दी से इस पे नजर मार लो 30 सेकंड में कि जो मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं आपके दिमाग में सेट हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसको लेकर ही मेनली एग्जाम्स वाला क्वेश्चन डिस्कस करता है।
यस सर। अब ये बफर कैसे काम कर रहा है इसको थोड़ा सा देख लें। हाउ द बफर एक्ट्स एज बफर। पहले तो हम सिंपल बफर की बात करें कि सच में बफर है भी कि नहीं है, ये अपने पीएच में कोई चेंज लाने दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हमने सबसे पहले इस बफर को लिख लिया CH3। और मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जितने भी मेरे पास सोल्ट्स हैं 99% वो स्ट्रोंग ही होते हैं। तो CH3CONH4 दो पार्ट्स में बट गया। व्हाट इज द अल्फा ऑफ द सोल्ट? मैंने कहा जी तो सोल्ट बोल दिया तो बाय डिफॉल्ट ही 1 हो गया, अप्रोक्सीमेट 1 हो गया। तो इसका मतलब वो आयोनाइज फॉर्म में ही मिलेगा। चलो जी, अब आपने कमाल दिखाया इसके अंदर ना स्ट्रोंग एसिड की मिक्सिंग की, क्योंकि जस्ट वी वांट टू नो अबाउट द चेंज। क्या पीएच बढ़ा घटा? वैसे एसिड मिक्स करो तो एच बढ़ते हैं, पीएच घटता है, जीरो की तरफ बढ़ता है। तो क्या ऐसा हुआ? चेक करते हैं। HCl गया, ये H प्लस आयन सोल्यूशन में दे रहा है। HCl गया, ये H प्लस आयन सोल्यूशन में दे रहा है। और H प्लस जैसे ही किसी को मिलेंगे पीएच डाउन जानी शुरू होगी। लेकिन कमाल कुछ और ही हो गया। क्या? ये जो H प्लस था ना, इसको इस सोल्ट का एक वेरी स्ट्रोंग कॉन्जुगेट, अगर आपको समझना है तो एक लाइन बोल देता हूं, एवरी वीक प्रोड्यूसेस स्ट्रोंग। तो एसिटिक एसिड एक बहुत वीक एसिड था, उसका कॉन्जुगेट स्ट्रोंग बेस पड़ा हुआ था। उसने H को सॉल्यूशन में आते पकड़ लिया। जिस H ने H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी थी, पीएच डाउन करना था, वो मैक्सिमम अनआयोनाइज्ड हो गया। एरो का साइन देखो, एरो का साइन देखो, क्लियर। एरो फॉरवर्ड में जब एसिटिक एसिड बना रहा है तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। इसका मतलब जितना तुमने मेहनत की है, जितनी तुमने H प्लस डाल के मेहनत की है, जितनी तुमने H प्लस डाल के पीएच को चेंज करने की मेहनत की है, वो सारी की सारी मेहनत पानी में चली गई। मतलब नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द पीएच। पीएच में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ, क्योंकि H प्लस तो तुम्हारे खराब ही हो गए सारे के सारे। ऐसे ही इसके नीचे वाला पढ़ो अगर समझ में आता है तो। अब तुमने बेस डाला सेम में, अब एसिड की जगह बेस डाला। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये एक बार बता दो। ये मतलब ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला सर। आपने स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स किया बच्चे, NaOH। यस NaOH सर। ने अपने हाइड्रोक्साइड आयन दिए। यस ये जो सर। हाइड्रोक्साइड आयन है इनकी वजह से अब मैं यहाँ POH लिख रहा हूँ, यहाँ मैं हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूँ। अगर OH बढ़ेंगे POH कम जाना शुरू होगी और pH बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी हमें पता है pH और pH का सम 14 है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो OH यस बढ़े, सर। हाँ बढ़े। pH कम हुआ, हाँ हुआ। ये कम हुआ तो pH बढ़ी, हाँ बढ़ी। लेकिन ऐसा हमने सिर्फ सोचा है, सच में थोड़ी हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो OH है वो अमोनियम के साथ, जो सोल्ट का अमोनियम था, सोल्ट का अमोनियम था, बफर का अमोनियम था, उससे रिएक्ट कर करके क्या बन गए? अनआयोनाइज्ड NH4OH। और जब OH अनआयोनाइज्ड हो गया, NH4OH में बदल गया, तो इसका मतलब पीएच में यस कोई सर। सिग्निफिकेंट चेंज आएगा नहीं। यस सर। क्लियर है? तो कुल यस मिलाकर सर। ये एक सिंपल बफर के अंदर स्ट्रोंग एसिड या स्ट्रोंग बेस दोनों में ऑप्शन है, इकट्ठे नहीं डालने, फिर तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। स्ट्रोंग एसिड स्ट्रोंग बेस डालने पर पीएच में क्या चेंज आएगा? तो उसने कहा जी चेंज तो आएगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप सोच के बैठे हो। उसके लिए भी न्यूमेरिकल बने हुए। आगे पहले चेक कर ले कि बफर एक्शन ऑफ मिक्स बफर कैसे है। तो एक मैं समझाता हूं, दूसरे पे आप अपना दिमाग लगाना। ये वो बेसिक बफर वाला होएगा। चलो जी, सबसे पहले मैंने एसिडिक बफर लिखा। कहते ठीक है जी, एसिडिक बफर मतलब एसिडिक एसिड और उस एसिटिक एसिड का स्ट्रोंग बेस के साथ सोल्ट।
एसिडिक एसिड, इसी एसिडिक एसिड का स्ट्रोंग बेस के साथ सोल्ट। आपने कहा ठीक है, फिर मैं एक लाइन बोल रहा हूं कि जितने भी सोल्ट है वो जनरली स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। आपने कहा ओके, अल्फा 1 होएगा। और बेचारा एसिडिक एसिड ये तो वीक है, ऊपर से कॉमन एन इफेक्ट और लग गया। कल परसों हमारी बात हो रही थी, कॉमन एन इफेक्ट अल्फा को डिक्रीज करता है। तो मैं फिर कह रहा हूं मेरे पास एक बफर है। कहते हैं हाँ जी है। कौन सा बफर है? मिक्स बफर है। इस मिक्स बफर में कौन है? वन इज एसिटिक एसिड, सेकंड इज CH3CONA। अब आपने कहा जी सॉल्यूशन में कौन कौन है? मैंने कहा जी वीक ने एसिटेट H दिया, स्ट्रोंग ने भी एसिटेट Na दिया, लेकिन जो एसिटेट है उनका मेन सोर्स कौन माना जाएगा? सोल्ट। क्योंकि क्योंकि बिकॉज जो एसिटिक एसिड था उसका तो अल्फा पहले से कम था, कॉमन आयन इफेक्ट लगने से और कम हो गया। क्लियर? अब मैं इस पूरे सेटअप के अंदर, इस पूरे सिस्टम के अंदर स्ट्रोंग एसिड मिक्स करने की कोशिश करता हूं। स्ट्रोंग एसिड मिक्स करने से क्या H बढ़े, pH घटा, इसको जानते हैं। जैसे ही मैंने इसमें HCl डाला तो pH डाउन जानी चाहिए, लेकिन जितने भी H प्लस थे, अगर आपने पीछे समझा था तो जितने भी H प्लस थे, जितने भी H प्लस थे उनका मैक्सिमम पोर्शन एसिटेट 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 से रिएक्ट कर करके लेस आयोनाइजेबल एसिटिक एसिड बना गया। इसको यूं समझो ना यार कि HCl मान लो कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, वो जैसे ही पिच पे गया आते उसने पहली बॉल पे सिक्सर मार दिया है, सिक्सर मार दिया उसकी नजर में, हवा में बॉल है और सामने वाली टीम के पास भी बहुत अच्छा फील्डर था। कौन था वो? वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ द एसिटिक एसिड, मतलब एसिटेट। उसने जितने भी H प्लस थे, वो जितनी बॉल हवा में थी उसको पकड़ ली, तो सिक्सर की जगह पे क्या हो गया? आउट। मतलब H प्लस आयन का जो चेंज लाना था pH का, वो चेंज अब नहीं आ पाएगा, या फिर जो चेंज आएगा वो इतना नहीं होएगा जो एक्सपेक्टेड था। इसलिए हम बोलते हैं ना इस बात को, क्या ये अपने pH में चेंज को रजिस्ट करते हैं आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और यही सेम हरकत यहां हो रही है। आपने NaOH डाला, NaOH क्या कह रहा है? भी मैं तो OH देकर इसकी POH को घटाकर pH बढ़ा दूंगा। मैंने कहा करके तो देखो एक बार। जैसे ही सॉल्यूशन में NaOH गया, वो जो आपका सोल्ट मिक्सचर था वहां से इधर H प्लस, और कोई H प्लस नहीं बोलना चाहता तो एसिडिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अनआयोनाइजेबल वाटर, अनआयोनाइजेबल वाटर, अनआयोनाइजेबल H2O, अनआयोनाइजेबल H2O बने जा रहा है। और हमारा जितना भी NaOH था उसका इफेक्ट क्या हो गया है? नलीफाई हो गया है। और pH में कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ नहीं। तो अगर आप इस पे नजर मारना चाहो, बेसिक बफर पे नजर मार सकते हो, जो मैंने एसिडिक बफर में समझाया है। Yes, sir. चलो जी, अब इनके pH या pOH निकालने का फॉर्मूला, तो मैं इसमें बच्चों को बोलता हूं कि सीधा सीधा फॉर्मूला याद कर लो। क्लियर? जिसको हेंडरसन इक्वेशन बोलते हो। pH बराबर pK प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, pH इज इक्वल टू pKb प्लस लोग सोल्ट बाय बेस। इसको, इन दोनों को हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं। दोनों डिराइव कर रखी हैं, लेकिन वो था ड्रॉपर बैच के लिए जो लगातार पढ़े जा रहे हैं। क्लियर ना? तो आपके लिए है ही 2-3 दिन, तो उसमें सीख तो यहीं से लो, लेकिन फॉर्मूले सीख लो। pH बराबर pK प्लस लोग सोल्ट बाय एसिड, pH इज इक्वल टू pKb प्लस लोग सोल्ट बाय बेस। ये डेरिवेशन हो रखा है किसका? बफर से बनी हुई pH pOH के फॉर्मूले का। अब इसमें एक दो क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में डाले कि pH में कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा। तो मेरे पास 1 मोलर
कॉन्सेंट्रेशन के, मेरे पास 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के एसिटिक एसिड और CH3CONA, मतलब एक मेरे पास एसिडिक बफर था, मिक्स्ड एसिडिक बफर। अगर मैं इसमें HCl डाल दूं 0.1 m का, तो क्या होने वाला है? आपने कहा जी चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है। मैंने कहा ठीक है, लगाओ दिमाग। कहते जी मेरे पास फर्स्टेटोल एसिटिक एसिड का और एसिटेट का 1 m एसिटेट था, और इसमें जैसे ही H+ गया, वापस सुन लो, मेरे पास सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड 1 m, CH3COONA 1 m, और इसमें मैंने HCl डाल दिया। तो जो एसिटेट था उसका मेन सोर्स क्या था? अगर आप मेरी बात को लिटरली सुन रहे हो तो अभी पीछे बताया था, सोर्स ऑफ एसिटेट वाज द सोल्ट, क्योंकि वो तो ऊपर वीक पड़ा पहले नंबर वाला। तो जो एसिटेट थे वो H+ से रिएक्ट किए, ये पीछे दिखाया था। अगर आप मेरे को सुनते हो तो आपको समझ में आता होगा, ये भी दिखाया था यहाँ पे। जो H है वो किससे रिएक्ट कर रहा है? लो जी यहां भी सीख लो। जो H है, ये वाला जो H है, ये किससे रिएक्ट करता है? एसिटेट से। तो एसिटेट की अमाउंट कम हो जाएगी, एसिटेट की अमाउंट कम हो जाएगी, और जो एसिटिक एसिड है उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। कितनी कम होएगी? जितना रिएक्ट करेगा 0.1, उसकी कितनी बढ़ेगी? जितना बनेगा 0.1। तो नई कॉन्सेंट्रेशंस क्या हैं? न्यू सोल्ट इज 0.9, न्यू एसिड इज 1.1। तो अब आप इसको सोल्व करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको एग्जैक्टली जो चेंज है वो ऑब्जर्व हो जाएगा। अब सोचो ना, अगर 0.1 m HCl है, अगर आप पीएच के बारे में जानते हो, थोड़ी बहुत मेहनत करते हो, 0.1 m HCl है तो पीएच क्या होती है? 1। लेकिन यहां कितने का चेंज आ रहा है? 0.1। इससे हिसाब समझ में आ गया क्या कि 10 गुना कम चेंज आया किसका? ऑफ द पीएच। क्यों? क्योंकि ये बफर था। इससे बढ़िया कोई एविडेंस नहीं है न्यूमेरिकली, मैथमेटिकली, कि पीएच के चेंज को ये रजिस्ट करते हैं। कौन? बफर्स। और यहीं से एक बफर इंडेक्स और बफर कैपेसिटी बनती है, यहीं से एक बफर इंडेक्स और बफर कैपेसिटी बनती है। डेल्टा एन मतलब number of moles of acid base mixed in 1 liter of buffer, number of moles of acid base which are mixed in 1 liter of buffer divided by change in pH। तो अभी change in pH क्या था? 0.1। और कितना आपने एसिड बेस डाला था 1 लीटर में? 0.1। तो इसकी बफर इंडेक्स या बफर कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बाकी डिपेंड्स की न्यूमेरिकल में क्या क्या चेंज आ रहे हैं और कितना कितना आपने मिक्स किया है। यस सर। अब अगर आपने सिंपल एसिड बेस पढ़ लिए, फिर आपने सोल्ट्स पढ़ लिए, फिर आपने बफर्स पढ़ लिए, तो अब आपको मिक्सिंग करवानी चाहिए किसकी? वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मिक्सिंग करवानी चाहिए। क्लियर? अब मैं वो मिक्सिंग करवा के आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनो और समझो। नंबर 1, जब भी आपके पास वीक की क्वांटिटी स्ट्रॉन्ग से ज्यादा हो, कहते जी बताओ कैसे? मैंने कहा 100 ml 0.2 m HCN वीक एसिड, 50 ml 0.1 m NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों मिक्स कर दिए। इस मिक्सिंग में कौन ज्यादा था? 100 इंटू 0.2 20, 50 इंटू 0.1 5। कौन ज्यादा था? वीक ज्यादा। और मैंने कहा जी वीक जब ज्यादा हो तो ऑलवेज का रूल 4 ऑप्शन में टिक लगवाए। वीक जब ज्यादा हो तो पेपर में टिक लगवाए आउट ऑफ द 4। इसका बिहेवियर बफर है तो आप, हाँ जी, वीक वाले का बिहेवियर बफर है। चेक करने के लिए मैथमेटिकली चलते हैं। आपको NaOH दिया, हाँ दिया। HCN मिक्स कर दिया, हाँ जी कर दिया। NaCN बन गया, वो तो बनना ही था, प्लस वाटर बन गया। NaOH कितना था? 5। HCN कितना था? 20। कौन कितना रिएक्ट किया? लिमिटिंग रिएजेंट मोल कॉन्सेप्ट में आपको बता रखा है, अगर आप सुनते हो तो आपको पता ही होगा, जो कम अमाउंट में हो वो लिमिटिंग होता है। तो 5 - 5 ये खत्म हो गया, 20 में से 5 खत्म हो गया और NaCN का 5 बन गया। अब क्या होएगा? जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बच गए, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन में बच गए वो NaCN 5 ml मोल इक्विवेलेंट और HCN 15 ml मोल इक्विवेलेंट। तो जब कभी भी
एक मिक्सचर के अंदर वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट, अगर आप सुन रहे हो तो आपको क्लासिफिकेशन भी याद होएगा। और यहां नजर मार के देखो क्या लिखा हुआ है, वीक एसिड और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट। तो वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। इस पूरे में हमारे पास वीक एसिड और इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट बचा हुआ है। क्वांटिटीज आपके सामने है, सीधे सीधे पुट करो, पीएच निकाल के परे करो। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, हाफ न्यूट्रलाइजेशन, तो जो इनिशियल क्वांटिटी दे रखी हो उसका हाफ न्यूट्रलाइज करके इसका हाफ हाफ बना दिया करो। 3/4 न्यूट्रलाइजेशन, इसका 3/4 न्यूट्रलाइज करो, इसका बना दिया करो। 2/3 न्यूट्रलाइजेशन, इसका 2/3 न्यूट्रलाइज करो, इसका 2/3 बना दिया करो। 1/4 न्यूट्रलाइजेशन, इसका 1/4 न्यूट्रलाइज करो, इसका बना दिया करो। और जो वैल्यू इसकी बनेगी और इसकी बचेगी वो पीएच के फॉर्मूले में हेंडरसन इक्वेशन में पुट करके न्यूमेरिकल निकाल दो। पढ़ लो भी इसको। दूसरा केस आ गया वीक और स्ट्रॉन्ग बराबर क्वांटिटी में, तो क्या करना है। Yes, sir. जब भी आपके पास वीक और स्ट्रॉन्ग बराबर अमाउंट में आ जाए, एग्जाम्पल आपके पास एसिटिक एसिड 100 इंटू 0.2, NaOH 100 इंटू 0.2 बराबर हो गए, तो फिर उसी मैथमेटिकली डील करो तब भी हो जाएगा। जब दोनों ही बराबर हैं तो दोनों ही लिमिटिंग है, ये तो खत्म हो गए। जो नया बना वो सोडियम एसिटेट है। और फिर पीछे 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 जाओ, आज के डिस्कशन में सोल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस ओके, पीएच 7 से ऊपर होएगा। स्ट्रॉन्ग बेस पीएच 7 से ऊपर तो उसका फॉर्मूला लगा दो, 7 प्लस हाफ पीकेबी प्लस हाफ लॉग सी। और पेपर में जो सबसे बड़ा दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो बच्चे 20 ml इक्विवेलेंट पुट करके आ जाएंगे, जबकि 20 ml इक्विवेलेंट नहीं पुट करनी है आपने। जब मैं पहला केस ले रहा हूं, ये वाला पहला केस, ये मैं पहला केस ले रहा हूं, तो वहां 20 ml इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 200 है, क्योंकि 20 ml इक्विवेलेंट इज नॉट कॉन्सेंट्रेशन, इज द ml इक्विवेलेंट। ये इसके मिलीलीटर इक्विवेलेंट है, जबकि हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होते हैं, इक्विवेलेंट। सो वॉल्यूम जितने मिक्स किए उसका डिवाइड करो। सेकंड केस देखो जल्दी से, ये वाला फिर हो सकता है आपके दिमाग में जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं समझ में आ जाए। Yes, sir. नेक्स्ट जब आप लेकर चलोगे तो तीसरा ही केस बचता है, जब वीक की जगह पर स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो। नहीं तो हम बात कर ही चुके, वीक ज्यादा हो तो बफर, दोनों बराबर हो तो सोल्ट, और अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ही ज्यादा हो, जैसे एग्जांपल आ रहा है हमारे पास, ये एसिटिक एसिड NaOH दोनों मिक्स हुए, सोल्ट बना, पानी बना। ये 100 इंटू 0.2 है, ये 200 इंटू 0.3 है। कैलकुलेशन में 20 60 आ गया, 60 इज ग्रेटर देन 20। तो अब आपको एक सिंपल सा काम करना है, न्यूट्रलाइजेशन तो करवा दो। 20 माइनस लिमिटिंग कौन है, जो कम होता है, मोल कॉन्सेप्ट। 20 माइनस 20, 60 माइनस 20, वीक खत्म हो चुका है, स्ट्रॉन्ग का 40 बच गया है। इस 40 के अंदर टोटल वॉल्यूम
100 टू 100 का डिवाइड कर दो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बचा हुआ था तो पीओएच निकलेगी। ऐसा मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था। क्लियर, 1/7.5 इससे पीओएच निकलेगी। बस 14 में से सब्ट्रैक्ट करना, पीएच निकल आएगा। और फिर बच्चों को एक सिंपल सा ट्रिक ही बता दिया कि अगर आप फाइनल नेचर अगर एसिडिक है तो H, और अगर बेसिक है तो पीओएच। तो सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन है स्ट्रॉन्ग की वो लिख लो 60, फिर लिमिटिंग डाल दो, बाय टोटल वॉल्यूम करके आंसर निकाल लो। स्ट्रॉन्ग की कॉन्सेंट्रेशन 60, लिमिटिंग 20, 60 माइनस 20 40, बाय टोटल वॉल्यूम 300, आंसर आ जाएगा। Yes, sir. तीन ही केस बने, वीक ज्यादा बफर, स्ट्रॉन्ग ज्यादा स्ट्रॉन्ग जैसा, और अगर ये बराबर हो दोनों तो सोल्ट। हो सकता है मेरी बात को समझ पा रहे हो। नेक्स्ट टारगेट, very important part of this chapter, very important part of this chapter, that is a solubility and solubility product। और फिर ये चैप्टर एंड हो जाएगा। solubility and solubility product, solubility and solubility product। now listen carefully। चाहता क्या है जी वो आपसे चाहता है कि सबसे पहले आप बताओ सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे सोल्ट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया। मैंने कहा जी अगर सोल्यूबिलिटी 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 1/10 0.1 मोल पर लीटर हो तो ऐसे सोल्ट्स को हम सोल्यूबल कंसीडर करते हैं, भी सोल्यूबल हैं, हम उनको सोल्यूबल कंसीडर करते हैं। अगर ये 10⁻⁻1 से नीचे 0.1 मोल पर लीटर से नीचे, लेकिन 0.01 की जगह 0.001 से ऊपर हो तो मान लेते पार्शियली सोल्यूबल है, स्लाइटली सोल्यूबल है। लेकिन अगर इससे भी डेंजरस कंडीशन हो जाए 0.001 से नीचे 10⁻³ मोल पर लीटर, 10⁻⁴ मोल पर लीटर, 10⁵ मोल पर लीटर, तो उनको बोलते हैं स्परिंगली सोल्यूबल, कम घुलने वाले। हमारा जो कंसेप्ट बन रहा है वो पूरा के पूरा थर्ड कैटेगरी पर बेस्ड है। हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो पूरा के पूरा थर्ड कैटेगरी पे बेस्ड है। यहां भी बच्चों से बड़ी सिंपल वे में बात कर ली है जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में की थी कभी कोलराउस के एप्लीकेशन में। क्लियर, रिलेशन इन बिटवीन सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, रिलेशन इन बिटवीन द एस एंड केएसपी। बच्चे कहते हैं एस क्या, मैंने कहा जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ करता था, जैसे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हुआ करता था, जैसे थर्ड नंबर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस था, वैसे अब हमारे पास डिग्री ऑफ द सोल्युबिलिटी टर्म है जिसको हमने फाइनली सोल्युबिलिटी बोल दिया है। अप्लाई करके दिखाओ, लगा देते हैं जी। ये एजीसीएल सॉलिड है, ये आयन बन गए, मान लो पानी होता है HOH तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब कौन है, अब आपके पास Ag+Cl- है, तो क्या हो जाएगा, अब इसकी जगह आयोनिक प्रोडक्ट की जगह इनकी सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट, इनकी सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट, इनकी सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट हो जाने वाला है। तो जब किसी की सोल्यूबिलिटी का प्रोडक्ट अप्लाई हो जाए तो आप क्या लिखोगे SS। अगर ये पुराना वाटर होता तो क्या लिख देते HOH। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन गया S², कलेक्टिवली KSP = क्या आ गया S²। तो KSP क्या हुआ, पुरानी बात का रिवीजन ज्यादा करो, वो था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्रैमिंग आपकी चॉइस हो सकती है, मेरी बिल्कुल नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, पानी के आयंस का मल्टीप्लाई आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KWHOH। अब कौन है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्यूबिलिटी के मल्टीप्लाई को आपने क्या बोल दिया है KSP। सोल्यूबिलिटीज के मल्टीप्लाई को आपने क्या बोल दिया है KSP। हाँ, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो नाम है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। अगर ये इक्विलिब्रियम ना हो तो वहां आप क्या क्या बोल दोगे, आयनिक प्रोडक्ट किसका, ऑफ सोल्ट। ये लो जी, यहां मैंने एक बड़ा सिंपल वे बच्चों को बताया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सीख सकते हो। एस और KSP का रिलेशन, एस और KSP का रिलेशन, एस और KSP का रिलेशन। अगर मेरे पास सोल्ट, अगर मेरे पास सोल्ट के
चार्ज बराबर हो, जैसे बेरियम का +2 सल्फेट का -2, Ag का +1 Cl का -1, एल्यूमिनियम का +3 नाइट्रोजन का -3। अगर सोल्ट के चार्ज बराबर हो, इफ द चार्ज ऑफ सोल्ट इज सेम, तो बड़ा सिंपल ट्रिक है, S इज इक्वल टू रूट KSP या KSP बराबर है स्क्वायर। कहते कैसे अप्लाई करके बताओ। मैंने कहा अप्लाई करने के लिए अभी पीछे बोर्ड पे थे ही हम लोग, जब आपने देखा ही नहीं इसको। AgCl AgCl S S S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया KSP, S स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया KSP। अगर कोई ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है तो बेरियम सल्फेट भी लिख के बता देता हूं। तो ये बेरियम सल्फेट के बारे में डिस्कशन कर लिया है। कुल मिलाकर अगर चार्ज बराबर है, अगर कैटायन एन का चार्ज बराबर है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ, S इज इक्वल टू रूट KSP, S इज रूट KSP। लेकिन अगर चार्ज बराबर नहीं है, अगर चार्ज बराबर नहीं है, तो फिर आपको एक और फॉर्मूला और ट्रिक के बारे में बात करनी है। एक डेरिवेशन भी दे रहा हूं मैं, सुनो। KSP लिखना है आपने, बिल्कुल लिखना है। डिनोमिनेटर में चार्ज ऑफ कैटायन सेम वही पावर, चार्ज ऑफ एनायन सेम वही पावर, और होल में 1 सम ऑफ द चार्ज मैग्नीट्यूड ओनली। कहते अप्लाई करके बताओ। AS2S3, जब AS2S3 की बात कर रहे हो तो आर्सेनिक का चार्ज क्या है 2 है, ये आर्सेनिक पे का नंबर कितना है 2 है, तो 2 पावर 2 4, और यहाँ 3 है तो 3 पावर 3 27, और ये 1/2 + 3, ये बन जाएगा S इज इक्वल टू KSP अपॉन 108 पावर 1/5। It is a very very important part of this chapter, solubility and solubility product। तो इसके बाद मूवमेंट हमारी किस तरफ है। मान लो आपको ZR3PO4 होल 4 को सोल्व करना है, तो बोर्ड पे देख लो ये आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. ये इसको सोल्व करके दिया है नीचे, उसको भी नजर मार सकते हो आप। Yes, sir. ठीक है जी, दोनों बातें करके बता दिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कई बार हैवी कंफ्यूजन बच्चों को Hg2I2 पे आता है, क्योंकि Hg2I2 में बच्चे ना 2 मरकरी बना देते हैं। ये ब्लंडर नहीं करना आपने, ये मर्क्यूरस है और मर्क्यूरिस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है Hg के बीच में, मर्क्यूरस, और अकेला मरकरी +1 के साथ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जब भी कभी Hg2I2 देखो तो इट इज मर्क्यूरस ऑक्साइड और आयोडाइड। तो मर्क्यूरस को मर्क्यूरस के फॉर्म में लिखना है तो Hg+1 नहीं, Hg2+2 लिखना है आपने। तो इसका फॉर्मूला भी वही आ जाएगा, S 2s का होल स्क्वायर 4s क्यूब, और ये सोल्व कर दिया। तो इक्का दुक्का ऐसे केस होते हैं जो आपको जानबूझकर कंफ्यूज करेगा, तो मुझे नहीं लगता वहां आपको कंफ्यूज होने की नीड है। अब इसके क्वेश्चन अप्लाई करके देखने, और मैंने बच्चों को क्वेश्चंस की जो वैरायटी बताई है ध्यान से सुनना और समझ लेना आप लोग भी। पहला क्वेश्चन S पूछेगा और दूसरा KSP पूछेगा, और जनरली एग्जाम के अंदर पहला इसके क्वेश्चन देखना जो बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा वैरायटी तो है नहीं, 2 ही चीजें तो अननोन है। अगर KSP नोन तो S अननोन, और S अननोन तो KSP नोन, और तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो क्वेश्चन 2 ही टाइप के बन सकते हैं, क्वेश्चन आपके पास 2 ही टाइप के बन सकते हैं। पहला चेक करो, उसने आपको PbSO4 वर्ड टू वर्ड सुन लेना भाई, 5-4 क्वेश्चन है जिससे टॉपिक और खुल जाएगा। PbSO4 इन वाटर आपको सोल्युबिलिटी दे दी, और चेक करो ग्राम पर लीटर।
और PbSO4 का मोलिकुलर वेट दे दिया। अगर आप थोड़ी सी भी समझदारी दिखाओ तो आपको पता होगा हमारी केमिस्ट्री कभी भी ग्राम पर लीटर में नहीं चलती है, हमारी केमिस्ट्री चलती है मोल पर लीटर में। तो सोलिबिलिटी को सबसे पहले मोल पर लीटर में कैलकुलेट किया, मास बाय मोलिकुलर मास, और फिर फॉर्मूला देखा, ये तो +1 +2 -2 वाला है, ओके नो प्रॉब्लम, एस का स्क्वायर करो, KSP कैलकुलेट हो गया। दूसरा क्वेश्चन, KSP ऑफ AgCl देकर उसका S पूछ लिया, आपने रूट कर दो तो रूट करके आंसर निकाल दिया, लेकिन उसमें भी उसने मोल पर लीटर पूछ लिया, सॉरी ग्राम पर लीटर, तो 143.5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 143.5 क्या है, AgCl का मोलिकुलर वेट है। दो क्वेश्चन की वैरायटी तो हो सकता है आपके दिमाग तक पहुंच गई हो। पहली वैरायटी, एस देकर ग्राम पर लीटर में KSP निकलवा रहा है, तो यू शुड कन्वर्ट द ग्राम पर लीटर टू मोल एंड देन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू सोल्ट, अगर सोल्ट सेम cation एनायन वाला है, इफ द सोल्ट कंटेन्स द सेम चार्ज ऑफ cation एंड anion, देन यू शुड अप्लाई S इज इक्वल टू रूट KSP और KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन, KSP दिया हुआ है, S पूछा हुआ है, तो रूट ले लो। अगर क्वेश्चन में वही सेम लाइन कॉपी पेस्ट, चार्ज ऑफ cation सेम हो तो हाँ। तीसरी वैरायटी का क्वेश्चन, तीसरी वैरायटी में KSP मेंशन कर रखे और ऐसे क्वेश्चन आपको भीड़ मिलेगी, बल्क बाढ़ आ रखी है पेपर्स के अंदर, तो चेक कर लेना 2020 तक के पेपर्स। निकल हाइड्रोक्साइड AgCN दोनों के KSP दे रखे हैं और सोलिबिलिटी कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन तो 1-2 के जैसा ही है ये, लेकिन ध्यान रखो अगर सोल्ट अलग अलग है तो KSP कभी भी आंसर नहीं देगा आपको, आपको दोनों के लिए सोल्व ही करना पड़ेगा। हाँ, अगर सोल्ट सेम होता ना तो आप सीधा हिट करते, अगर cation एनायन का चार्ज सेम होता तो आप सीधा हिट करते, क्या मोर KSP मोर सोलिबिलिटी, मोर KSP मोर सोलिबिलिटी, लेकिन चार्ज अलग अलग है तो आपको सोलिबिलिटीज को सोल ही करना पड़ेगा। जैसे पहले वाले का फॉर्मूला क्या बन गया, KSP बाई 4 पावर 1/3, तो मैंने 4 इंटू 10⁻⁻15 यहां लिख दिया, 4 से 4 कट जाएगा, -15 का पावर 1/3, तो शायद आप समझ भी गए हो, -5 आ गया। दूसरे वाले में सिर्फ रूट ही लेना है मेरे को, तो मैंने इसको जानबूझकर 60 इंटू 10⁻⁻18 लिख दिया, फिर रूट ले लिया, 8 का रूट 64 का रूट 8 अप्रोक्स इतना कर लिया, -9, चेक किया इसका कि इसका ज्यादा आ रहा है, तो KSP ऑफ द निकल हाइड्रोक्साइड सोलिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चेक कर लो एक बार। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर चार्ज सेम होने का मतलब क्या है सर इधर? cation नहीं, रीजन तो कुछ नहीं होता, कंपाउंड है वो तो, AgCl है, चार्ज +1 -1 सेम चार्ज, cation पे +1 है, anion पे -1 है, रीजन तो कुछ नहीं है। अब K2Cr2O7 है मान लो, तो पोटेशियम पे +1 है, डाइक्रोमेट पे -2 है। अब ये कह सकते हो चार्ज सेम होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि cation और anion पे दोनों पे सेम +1 -1, बेरियम सल्फेट +2 -2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड +3 -3, वाइल वी हैव द बेरियम डाइक्रोमेट, तो वहां फिर बेरियम पे +2 है, डाइक्रोमेट पे भी -2 है, चार्ज सेम का ये मतलब है। जैसे निकल हाइड्रोक्साइड दिख रहा होगा आपको, निकल पे +2 है, हाइड्रोक्साइड पे -1 है, चार्ज सेम नहीं है, तो यह फॉर्मूला आपको पिछली ट्रिक से, नंबर 2 ट्रिक से निकालना पड़ेगा। KSP डिवाइडेड बाय, ये 1 है 1 पावर 1, ये 2 है 2 पावर 2, तो ये फॉर्मूला बन गया। यस सर, थैंक यू सर। लो जी, ये मैंने सोल्व करके बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि कौन किससे ज्यादा सोल्यूबल है, S निकालना ही पड़ेगा, आपके पास इसका कोई इलाज ही नहीं है। नाउ द थर्ड नंबर क्वेश्चन, उसने फोर्थ नंबर क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है, SKSP इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसके क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना बनता रूल के अकॉर्डिंगली। चलो जी, क्या कह रहा है मेरे से वो, कहता कैलकुलेट द वॉल्यूम
कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच वी कैन डिजोल्व द 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट। मैंने कहा जी 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट घोलना है और आप वॉल्यूम पूछ रहे हो, दिमाग में हिंट नहीं आ रहा। कहते मैं आपको केएसपी दे रहा हूं अब। मैंने कहा अब आ जाएगा कुछ ना कुछ। कहते कैसे? मैंने कहा पहले तो मैं ना 1 लीटर में कितना घुला हुआ है वो निकालता हूं। कैसे? मैंने केएसपी का अभी जो बच्चा मेरे से बात कर रहा था, नाम बच्चे का शायद मनीषा था, आई डोंट नो, शायद जो लिखा रहा था मेरे पास, तो मैंने केएसपी का रूट लिया। उस बच्चे को ये बताना है कि कैल्शियम और सल्फेट पे +2 - 2 है, चार्ज सेम है। तो फॉर्मूला क्या लगा? एस इज इक्वल टू रूट के एस पी। एस इज इक्वल टू रूट के एस पी। अब जब मैंने 9.1 इंटू 10⁻⁻6 का रूट लिया तो मेरे पास आ गया 3 इंटू 10⁻3। फिर मैंने इसको इसके मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 0.408 ग्राम पर लीटर। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आऊंगा। अभी अकॉर्डिंग टू केएसपी कितने ग्राम, अभी अकॉर्डिंग टू केएसपी कितने ग्राम कैल्शियम सल्फेट 1 लीटर में घुलता है? कहते जी 0.408 ग्राम इज डिजोल्व इन 1 लीटर। तो 1 ग्राम कितने में घुलेगा? आंसर आ गया। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है, एक बार इस क्वेश्चन पे वापस न मार लो। यस सर। लो जी, 2020 में क्वेश्चन आया और इस पे भी हमने बच्चों को ट्रिक बना के दे रखी है कि अगर वो आपसे चौथी वैरायटी का क्वेश्चन, फोर्थ वैरायटी कह रहा है कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी इन केस ऑफ कॉमन एन इफेक्ट। कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी इन द केस ऑफ कॉमन एन इफेक्ट। उसने कहा बताओ डेटा क्या है। मैंने कहा जी मेरे पास ना AgCl है और मेरे को NaCl के सॉल्यूशन के अंदर डाल के उसकी सोल्युबिलिटी चेक करनी है। मैंने कहा पानी में चेक करो तो कैसे निकालोगे? कहते जी केएसपी का रूट ले लूंगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा ये बात बढ़िया है, लेकिन अब मैं समझूं कि NaCl में कौन लग गया? कॉमन एन। और शायद आपको पता होगा या फिर आपने सुना होगा पिछले 2-3 दिन में कि जितना ज्यादा कॉमन एन इफेक्ट होएगा उतना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, उतना अल्फा, उतना हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, उतना सोल्युबिलिटी बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, मतलब कॉमन एन इफेक्ट डिक्रीजेस दीज ऑल थिंग्स। अब हमारे पास है क्या? केएसपी, एजी प्लस, हाँ है। सीएल, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना होता है। एजी कितना? आपने कहा जी एस है। मैंने कहा सीएल, आपने कहा थोड़ा बढ़ा हुआ है। मैंने कहा कितना? कहते एस प्लस 0.1। मैंने कहा 0.1 कहां से लाया भाई? कहते एनएसीएल ने दिया है। तो अब एक बात जो मैं आपसे पहले ही लिख कर आया था, अगर आप सुन रहे थे तो काम की बात है। कौन सी काम की बात है? कि जब आप एस केएसपी का टॉपिक टच करते हो, जब आप एस और केएसपी का टॉपिक टच करते हो तो वहां बच्चों से बात करते हुए बोलते हो कि सोल्युबिलिटीज का मैं 3 टाइप से क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। जो मेरा टॉपिक है, जो मेरी हेडिंग है, वो स्परेंगली सोल्यूबल सोल्ट की है। तो इसका मतलब 10⁻³ 10⁻⁻4 10⁻⁻5 वो डिस्कशन हो रहे हैं। तो 0.1 के कंपेरिजन में एस 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 वेरी 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 लेस है। तो क्या करें? केएसपी कॉपी पेस्ट, एजी कॉपी पेस्ट, क्लोराइड इज नाउ 0.1। अब क्या करें? अब तो कुछ करने लायक बचा ही नहीं है। केएसपी की वैल्यू पुट करो, 0.1 का डिवाइड मारो, नई सोल्युबिलिटी निकल आएगी। कहते जी क्वेश्चन के फॉर्म में सिखा सकते हो, ये लो। निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 MnOH, कैलकुलेट सोल्युबिलिटी इन वाटर एंड इन NaOH। केएसपी मेंशन कर रखा है। अब आपके पास पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसका सोल्यूशन चेक कर लो, पूरा लिख रखा है वर्ड टू वर्ड। पहले पानी में किया, फिर निकल हाइड्रोक्साइड का NaOH में किया। ना समझ में आए तो बात करो।
Yes, sir. टाइम ज्यादा ना लगे इसके लिए ट्रिक बना दी गई है। इस ट्रिक को चेक कर लो। जब भी आपसे इस टाइप की कोई हरकत करवाएगा कॉमन एंड इफेक्ट की प्रेजेंस में सोल्युबिलिटी, तो इसकी एक बहुत बढ़िया ट्रिक बन गई है। ऊपर केएसपी लिखा करो जैसे कि नीचे लिखा गया इधर। ये केएसपी लिख दिया मैंने, केएसपी। फिर मैंने क्या किया, नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन एन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन एन लिख दी है। कहां से लिख दी है, 0.1। और फिर मैंने पावर, पावर में क्या कर रहा हूं, ये जो एन है, ये एन कौन है, नंबर ऑफ कॉमन एन इन द स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। नंबर ऑफ कॉमन एन्स इन द स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। नंबर ऑफ कॉमन एन यहां चेक करूंगा तो निकल हाइड्रोक्साइड में कॉमन आयन इफेक्ट किसकी वजह से, OH की वजह से। कितने हैं, 2 हैं, तो पावर में 2 लिख दिया, सीधे सीधे आंसर। तो तामझाम से बचना हो तो ट्रिक फॉलो कर लेना, खट से आंसर आ जाएंगे। Yes, sir. लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन अबाउट द solubility and solubility product, लास्ट एंड फाइनल डिस्कशन। प्रिडिक्शन ऑफ पीपीटी प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वहां जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आया था, दैट वाज द रिएक्शन क्वोशेंट। यहां पर है मेरे Yes, पास sir. QSP, QSP इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। मैंने वहां बोला था Q की कितनी वैल्यू, लाख भी, करोड़ भी, 5 लाख भी, 5 भी और 2 भी और 1 भी हो सकती है, क्योंकि वो नॉन इक्विलिब्रियम है। तो वैसे ही QSP की वैल्यू, मैंने कहा जी नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। तो अब जो QSP है वो अगर KSP के बराबर हो गया तो ऐसे सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। अगर QSP ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया मतलब आयंस ज्यादा हो गए, तो भाई प्रेसिपिटेट करेगा। कम रह गया तो आयंस कम है, इसको भूख और लगी हुई है, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कहते जी क्वेश्चन करके बताओ, मैंने कहा बिल्कुल कर देते हैं। मेरे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.002 मोल पर लीटर, 0.002 मोल पर लीटर NaIO3 और CuClO3 होल ट्वाइस के मिक्स कर दिए। प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, मैंने कहा प्रेसिपिटेट तो बाद में पता लगाएंगे, पहले ये तो बताओ कि किसके प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हो। कहते जी CuIO3 होल ट्वाइस के। मैंने कहा KSP, कहते मेंशन है। मैंने कहा मेरा काम बन गया, मैं QSP लिखूंगा, क्यूपरिक लिखूंगा, आयोडेट का होल स्क्वायर लिखूंगा, 2 इंटू 10⁻²-2 लिखूंगा, 2 इंटू 10⁻³ अब बच्चों के पंगा क्या फंस गया, बाई 2 क्यों लिखा। फिर मैंने ये फोटो बनाई उनके लिए। मैंने कहा एक टेस्ट ट्यूब ये रही, दूसरी टेस्ट ट्यूब ये रही, इसमें वॉल्यूम 1 लीटर 1 लीटर, कहाँ लिखा था 1 लीटर, इक्वल वॉल्यूम तो लिखा था ना। ये 5 लीटर डिवाइड बाई 10, VV डिवाइड बाई 2V। तो ये भी मैंने क्या कर रखा है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू वी डिवाइडेड बाई 2V, 2 इंटू 10⁻³ इंटू V बाई 2V। तो 2 कैंसिल हुए, जो मेरे पास QSP आ गया वो 10⁻⁹ आ गया। QSP कम हो गया, QSP कम हो गया, QSP कम मतलब दिस सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड, देयर विल बी नो चांस ऑफ द प्रेसिपिटेशन। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और 5-6 वेराइटीज आपको क्वेश्चंस की बता दी है मैंने, 5 से 6 वेराइटी बता दी है क्वेश्चंस की आपको कि प्रेसिपिटेशन। और जो तुम ब्लंडर करोगे इसमें, वो मुझे पता है और आपको पता चल गया है कि वॉल्यूम से डिवाइड करना भूलोगे, और जैसे ही वॉल्यूम से डिवाइड करना भूलोगे वही काम तमाम। Yes, sir. बस अब इस चैप्टर में इसी टाइप के और क्वेश्चन करवा रखे थे। एक ये क्वेश्चन चेक कर लो, ये तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा देखते ही, क्वेश्चन तो कभी खत्म होते ही नहीं है। Calculate the pH at which MgOH whole twice begins to precipitate from a solution containing 0.1 m MgOH whole twice, और KSP mentioned है। ना समझ में आए तो पूछ लेना, 1 मिनट का टाइम दिया था बच्चों को तब मैंने। Yes, sir.
अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये छठी सातवीं वैरायटी हो गई एसकेएसपी के अंदर। टॉपिक तो बहुत पहले खत्म हो गया हमारा, 20 मिनट पहले क्वेश्चन चल रहे थे सारे के सारे ये। और इसकी वैरायटी बल्क वैरायटी मिलेगी आपको, जो भी आपके पास क्वेश्चन